भाषा और भाखा में क्या अंतर है? तो भाषा जो है वो एक संस्कृत, ये संस्कृत में बोला जाता है भाषा, और भाखा जो है ये संतों के द्वारा बोला जाता है, संतों के द्वारा बोला जाता है किसको? भाखा को। और भाषा में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे, भाषा में भाष धातु का क्या होता है? प्रयोग होता है। कौन सी धातु का प्रयोग होता है? भाष धातु का। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है ये कि बौद्ध और जैन की भाषा कौन सी थी? बौद्ध और जैन की भाषा कौन सी थी? तो बौद्ध की भाषा थी पाली, ये तो सब जानते हैं। बौद्ध की भाषा कौन सी थी? बौद्ध की भाषा थी क्या? पाली। और जैन की भाषा कौन सी थी? तो जैन की भाषा थी क्या? प्राकृत। तो पहले पाली फिर प्राकृत, तो पहले पाली फिर प्राकृत, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अब बात आती है, एक प्रश्न और पूछा इन्होंने कि सिद्धनाथ की भाषा कौन सी है? तो सिद्धनाथ की जो भाषा है उसका नाम क्या है? सिद्धनाथ की भाषा का नाम है अपभ्रंश। तो ये पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अब बात आती है कि अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, इंडका के लेखक कौन है? अभी पीछे ये पूछा भी था। तो इंडका के लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन है? मेगास्थनीज है। इंडका के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे, इंडका के लेखक मेगास्थनीज हैं। चलिए 11वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 25 प्रश्न इसमें आज हैं, तो आपको बताना है संस्कृत, हाँ ये 3 देखिए, ये दिया हुआ है, संस्कृत कबरा कूप जल भाखा बहता नीर। अभी तो ये तो आपको बताया था, भाखा मतलब क्या होता है। तो यहाँ भाखा का अर्थ होता है क्या? संत, संतों की भाषा होती है, संतों की भाषा होती है ये भाखा। कबरा मतलब क्या होता है? कबीरदास जी, कबीरदास। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक देखो, ट्रिक जो है इसमें एक नाम आया क्या? कबीरा। कबीरा मतलब क्या? कबीर। कबीरा मतलब क्या? कबीर। यहाँ पर देखो कबीर कहाँ, ये रहा, तो इसकी ट्रिक क्या हुई? कबीरदास जी। तो अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। तो यहाँ प्रेम की बात आ जाए, तो प्रेम की बात आ जाए तो क्या लगाना है? तुलसीदास। प्रेम कैसे करते हैं? तुलसी से, तो क्या हो जाएगा? तुलसीदास। अगला प्रश्न है, भाषा बोली ना जानही जिनके कुल के दास। जिनके कुल के दास, तो दास, दास देखो किस में आ रहा है? दास तो सभी जगह आ रहा है, दास दास दास। अच्छा, दास के पहले का देखो किस में, तो दास के पहले का देखोगे, और का में भी क्या? एक ही मात्रा, तो का में एक ही मात्रा किस में? केशव दास। तो यहाँ ट्रिक क्या होगी? के दास बराबर क्या हो जाएगा? केशव दास। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो महाभाष्य के लेखक हैं कौन? पतंजलि महाभाष्य के क्या हैं? लेखक हैं। यहाँ से ही प्रश्न बन जाता है। अब ये परिभाषाओं से प्रश्न है कुछ कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये परिभाषा किसकी है? तो ये विचार विनिमय करते हैं, चिन्हों के द्वारा विचार विनिमय करते हैं, तो ये सक्सेना की परिभाषा है। बाबूराम सक्सेना की क्या है? ये परिभाषा है। अगला 16 नंबर का प्रश्न है, ये भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टता से समझ सकता है। यह किसकी है? तो ये काफ़ी फेमस है, यह है कामता प्रसाद गुरु की। चलिए अगला प्रश्न है 17वां, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए, भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती है। तो गूंगे जो होते हैं, तो गूंगे अगर कुछ नहीं बोल पाते तो एक काम तो करें, तो वो सीताराम बोलें। गूंगे क्या बोलें? सीताराम। ये इसकी ट्रिक है। गूंगे क्या बोलें? गूंगे बोलें सीताराम। जीवन में गूंगे कुछ नहीं बोल पाए तो कम से कम प्रयास करें, मन में प्रयास करें, क्या बोलें? सीताराम। तो गूंगो, यहाँ गूंगो, तो गूंगो यहाँ शब्द आप देखेंगे और इसमें देखेंगे सीताराम किस में आया था? इसमें आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीताराम चतुर्वेदी। ऐसे करके इन परिभाषा को क्या रखेंगे आप? याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब यूनिट पहले से ही उठाए गए प्रश्न हैं। क्या लिखा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? मैं से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय बताऊँ, मतलब तीनों दिया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन ये पूछा है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? तो प्राचीन, और दूसरा कौन सा है? मध्यकालीन, और तीसरा कौन सा है? आधुनिक। पूछा एक ही का गया है, लेकिन आप तीनों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो प्राचीन जो है वो है 1500 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व
500 ईसा पूर्व, आपको याद रखना है क्या, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और जो मध्यकालीन है वो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। कितना है, 1000 ईस्वी कह रहे हैं, कितना, 1000 ईस्वी। और आधुनिक कितना है, 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से अब तक, मतलब आज तक, वर्तमान तक। यहाँ पूछा किसका था, तो केवल प्राचीन का पूछा था, तो 500। चलिए अगला है, देखो संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया, तो संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया है। जिसमें एक होता है वैदिक संस्कृत, कौन सा होता है, वैदिक संस्कृत, और दूसरा कौन सा होता है, लौकिक संस्कृत। याद कैसे रखेंगे, पहले वैदिक आई कि लोक आए, तो पहले वेदों के बारे में बात हुई कि फिर लोक माने लोगों के बारे लोग उसके बारे में जानेंगे। तो पहले वैदिक संस्कृत फिर लौकिक संस्कृत। तो यहाँ क्या पूछा कि वैदिक संस्कृत का समय बताइए। तो वैदिक संस्कृत का समय, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कितना था, 1500 से 500। तो वैदिक का जो समय है वो है 1500 से 800 ईसा पूर्व। और लौकिक का कितना है, तो लौकिक का है कितना, 800 से 500 ईसा पूर्व। आपसे क्या पूछा है, वैदिक संस्कृत का बताइए, तो 1500 से 800 ईसा पूर्व। तो इसमें किस में 1500 से 800 ईसा पूर्व, ये आंसर है। अगर लौकिक का पूछेंगे तो क्या लगाएंगे, 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, वैदिकी छांदस या प्राचीन संस्कृत किसे कहते हैं। वैदिकी छांदस या प्राचीन संस्कृत किसे कहते हैं। तो इसमें देखो, वेद की मतलब वैदिक, वेद की मतलब क्या, वैदिक। इसी एक नाम छांदस भी है, और इसे प्राचीन भी कहते हैं, क्योंकि वैदिक और लौकिक 2 थी, लेकिन वेद पुराने होते हैं, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, वैदिक। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है 21 नंबर का, कि यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है, यूरोप में जो स्थान किसका, लैटिन भाषा का है, वही स्थान भारत में किसका है। तो वही स्थान भारत में किसका है, तो संस्कृत का है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला 22 नंबर का प्रश्न है। टोटल 25 प्रश्न हैं आज, और इसके बाद फिर देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भाषा को क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लासिकल संस्कृत किसको कहते हैं। तो क्लासिकल, अब देखिए क्लासिकल में जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वैदिक को कहेंगे कि लौकिक को कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस भाषा को क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। जल्दी से कमेंट करें, किस भाषा को क्लासिकल संस्कृत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि पहले कौन आई थी, वैदिक, फिर कौन आई थी, लौकिक। तो लौकिक लोग क्या करते हैं, लौकिक मतलब लोग क्या करते हैं, क्लासिक्स काम करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस काल में संस्कृत की सर्वाधिक उन्नति हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस काल में संस्कृत की सर्वाधिक उन्नति हुई। तो कौन सा काल था, तो याद रखेंगे संस्कृत जो होती है गुप्त काल में, गुप्त काल में। अगला है, पाली शब्द का उत्पत्ति का श्रेय किसे जाता है। तो पाली शब्द की उत्पत्ति का श्रेय जाता है, वो जाता है किसको, विदुशेखर को। किसको जाता है, विदुशेखर को जाता है। और ये पाली शब्द कैसे बना था, ये विदुशेखर ने बताया था। ये विदुशेखर ने बताया था कि पंक्ति, पंक्ति से पंक्ति, पंक्ति से पत्ती, पत्ती से पट्टी, पट्टी से पल्ली, पल्ली से क्या बना था, पाली बना था। और एक नाम और आएगा, जगदीश कश्यप। जगदीश कश्यप ने पर्याय से बताया था, पर्याय, फिर परियाय, फिर पालियाय, फिर पालियाय, फिर क्या है, पाली। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज का, कि सम्राट अशोक की राजभाषा कौन सी थी। सम्राट अशोक की राजभाषा कौन सी थी, ये बताना है। तो सम्राट अशोक की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी, तो पाली थी। कौन सी थी, तो पाली थी। चलिए, तो ये 25 प्रश्न हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, क्योंकि इसके बाद अभी यूनिट पहली चल रही है, ये पहली के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हुए नहीं हैं। इसके बाद भी कुछ प्रश्न और बचे हुए, अभी बहुत सारे हैं। ये पहला पार्ट था, तो पार्ट 1, तो पार्ट अपन ये कह सकते हो, पार्ट 1 में कितने प्रश्न थे, 25। अब दूसरा जो पार्ट आएगा, कौन सा पार्ट आएगा, पार्ट 2, उसमें भी कितने हैं, 25। इसके बाद भी अगर और भी बनते हैं क्वेश्चन तो और भी होंगे, फिर हम दूसरी नोट की बातें करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।